साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन पे। तो हम लोग यूपी लेखपाल का जो ग्रामीण परिवेश का जो पोर्शन है उसमें 2 चैप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम चैप्टर नंबर 3 भू सर्वेक्षण यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें। चलिए तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह भूमि के धरातल पर अवस्थित बिंदुओं की मापतौल करना कहलाता है, भू सर्वेक्षण कहलाता है। भू सर्वेक्षण हेतु किन यंत्रों की सहायता ली जाती है? तो आपका एक चैन होता है जिसको हम जरीब बोलते हैं, कंपास, प्लेन टेबिल और थियोडोलाइट, इन सभी का यूज़ किया जाता है भू सर्वेक्षण यंत्र में। चैन या जरीब में कितनी कड़ी या कितने टुकड़े होते हैं? तो 100 होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जरीब कितने प्रकार की होती है? तो जरीब आपके 4 प्रकार की होती है। पहला है गंटर, दूसरा है रेवेन्यू, तीसरा है इंजीनियर और चौथा है मीटर। जरीब के जो प्रकार हैं गंटर, रेवेन्यू, इंजीनियर और मीटर। रेवेन्यू जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं? तो 16 होती हैं। रेवेन्यू जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? तो 33 फीट मतलब 33 फीट होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इंजीनियर जरीब की लंबाई जो होती है वो उसमें कितनी कड़ियाँ होती हैं? तो 100 होती हैं। मीटर जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं? तो 100 होती हैं, सॉरी। और इंजीनियर जरीब की जो लंबाई होती है वो 100 फीट होती है। इंजीनियर जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं? तो 100 होती हैं। और गुनिया का जो प्रयोग होता है वो लंब डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। साहुल का प्रयोग किया जाता है जो ढाल भूमि होती है उसको नापने के लिए। और गट्ठा बना होता है बांस का। नेक्स्ट पॉइंट है कि गट्ठे का प्रयोग किया जाता है छोटी लंबाई के मापने के लिए। चकबंदी आयुक्त चकबंदी विभाग का प्रमुख होता है। चकबंदी की प्रक्रिया एक कल्याणकारी योजना है, किसकी है? तो ये राज्य सरकार की है। कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण में भूमापन किया जाता है गंटर जरीब द्वारा। गंटरी जरीब की लंबाई 132 मतलब 132 फीट होती है। और एक बीघा में कितने गज होते हैं? तो 3025 गज होते हैं, 3025 वर्ग गज होते हैं एक बीघा में। नेक्स्ट पॉइंट है एक गज इलाही सॉरी एक गज इलाही कितने के बराबर होता है? तो 33 इंच के बराबर होता है एक गज इलाही। जोत चकबंदी अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य में कब बनाया गया? तो ये वर्ष 1953 में बनाया गया। लेखपाल होता है तो लेखपाल गांव स्तर का सरकारी कर्मचारी होता है। गट्ठा होता है जरीब के कुल नाप के 10वें अंश के बराबर गट्ठा होता है। जरीब में छल्ला प्रयुक्त होता है जरीब की लंबाई घटाने और बढ़ाने के लिए। आपकी जो छल्ला लगाया जाता है ना, ये जरीब की लंबाई को घटाने और बढ़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो शाहजहाँ रानी है, शाहजहानी जरीब जो है उसकी लंबाई 165 फीट होती है, सबसे लंबी यही होती है। 165 फीट इसकी लंबाई होती है शाहजहानी जरीब की। थाकवास्ट सर्वेक्षण में भूमापन किया जाता है शाहजहानी जरीब से। गंटरी जरीब का आविष्कार किया गया ब्रिटिश अधिकारी गंटर के द्वारा, यानी एक ब्रिटिश अधिकारी गंटर थे उनके द्वारा गंटरी जरीब का आविष्कार किया गया। और गंटरी जरीब की जो लंबाई होती है 132 फीट होती है। वहीं हम शाहजहानी जरीब की लंबाई बात किए हैं तो 165 मीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपकी दार्शनिक प्रणाली है वो आधारित जरीब कौन सी है? तो उसको मीट्रिक जरीब बोलते हैं। और मीट्रिक जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं? तो मीट्रिक जरीब में कुल 100 कड़ियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? इंपॉर्टेंट है, 100 कड़ियाँ होती हैं। नाप के लिए प्रयुक्त होने वाली इलाही गज बराबर होती है 41 अंगुल की माप के बराबर। नाप के लिए प्रयुक्त होने वाली इलाही गज कितने बराबर होती है? 41 अंगुल के बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो ये है मीट्रिक जरीब की जो लंबाई होती है ना वो 20 मीटर के करीब होती है, 20 मीटर होती है मीट्रिक जरीब की लंबाई। भारत के मानचित्र का पहली बार प्रकाशन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के मानचित्र का पहली बार प्रकाशन 1772 में हुआ था। 1772 ईस्वी में भारत के मानचित्र का पहली बार प्रकाशन हुआ। देश का प्रथम मानचित्र किसने तैयार किया था? जो जनरल रेनेल ने तैयार किया था। हमारे देश का प्रथम मानचित्र जनरल रेनेल ने तैयार किया था।
नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में उपलब्ध मानचित्र का मुद्रण सर्वप्रथम कब हुआ था? तो सन 1870 में। इस्तमरारी स्थायी बंदोबस्त को उत्तर प्रदेश के बनारस में लागू किया गया था, वो है 1795 ईस्वी के रेगुलेशन 6 के द्वारा दाखिल खारिज की जाती है। जब भूमि के कब्जे या स्वामित्व में परिवर्तन होता है तो दाखिल खारिज की प्रक्रिया की जाती है। भारत में कृषि वर्ष होता है 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक। अधिकार अभिलेख में शामिल होते हैं खसरा और खतौनी। अमीन का जो मुख्य कार्य होता है भू राजस्व की वसूली करना। फसली वर्ष कहा जाता है कृषि वर्ष को। विवादों को पंच निर्णय को निर्देशित करने का अधिकार है प्रत्येक राजस्व न्यायालय को। विवादों को पंच निर्णय को निर्देशित करने का अधिकार किसे नहीं है? वो तहसीलदार को नहीं है। मालगुजारी क्या है? तो मालगुजारी एक टैक्स है। मालगुजारी एक टैक्स है जो आपका भूमि पर उसके उपज पर लगाया जाता है। मालगुजारी मालगुजारी एक प्रकार का टैक्स है जो भूमि पर उसके उपज पर लगाया जाता है। भू राजस्व क्या है? तो भू राजस्व आपका सरकार द्वारा लगाया गया एक प्रकार का कर है, भू राजस्व। लगान क्या है? तो संविदा की वस्तु, देखिए तीनों अलग अलग है, मालगुजारी, भू राजस्व और लगान। लगान क्या है? तो संविदा की वस्तु जिसे पक्षकारों के करार से परिवर्तित किया जा सकता है उसे लगान कहते हैं। पंचायत समिति द्वारा निर्धारित निर्णयों का कार्यान्वयन कौन करता है? तो खंड विकास अधिकारी, जिसको बीडीओ बोलते हैं, खंड विकास अधिकारी। नेक्स्ट है कि भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूला जाने वाला आपका जो टैक्स कहलाता है वही लगान कहलाता है। क्या है कि भूमि के उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूला जाने वाला जो टैक्स है उसी को हम लगान कहते हैं। लंबाई के मापन हेतु प्रयुक्त की जाती है जरीब, करम, पोल। भूमि सुधार हेतु भारत में सबसे पहले क्या प्रारंभ किया गया? तो जमींदारी उन्मूलन को प्रारंभ किया गया। धरातल पर पाई गई 36 दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला सर्वेक्षण कला कहलाता है। भारत में जमींदारी प्रथा शुरू की गई लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लेवल यंत्र से स्टाफ पठनांक पढ़ा जाता है ऊपर से नीचे की तरफ। नाबार्ड द्वारा वित्तीयन किया जा रहा है ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का। महालवाड़ी व्यवस्था में किसका स्वामित्व होता है? तो ग्राम समुदाय का स्वामित्व होता है महालवाड़ी व्यवस्था में। है बहुत कन्फ्यूजन है महालवाड़ी व्यवस्था में भूमि पर किसका स्वामित्व होता है? तो ग्राम समुदाय का होता है। भारत में भू आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो विनोबा भावे द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में भू आंदोलन का सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो आंध्र प्रदेश में। सर्वेक्षण में आधार रेखा होती है। सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे लंबी रेखा होती है। एक विश्वा बराबर होता है विश्वांशी के। प्लेन टेबल का द्विक स्थापन सर्वाधिक प्रभावित करता है पटल सर्वेक्षण को। द्विक स्थापना की शुद्ध विधि है पश्चावलोकन विधि। भूदान आंदोलन का संबंध है भूमि सुधार से। चकबंदी का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो जोतों के उपविभाजन को रोकना और कृषकों के अलग अलग खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करना ही चकबंदी कहलाता है। भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता कहाँ मिली? तो सबसे ज़्यादा सफलता आपके पश्चिम बंगाल में मिली। भूमि सुधार विषय है राज्य सूची का। भूमि सुधार विषय कहाँ का है? तो राज्य सूची का है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया वर्ष 1950 में। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया वर्ष 1950 में। भारत में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम भारत में भूमि से सुधारों से संबंधित है। नेक्स्ट है,
भूदान आंदोलन किस गांव से प्रारंभ हुआ था? तो ये पोचमपल्ली गांव है एक तेलंगाना राज्य में, वहीं से भूदान आंदोलन का शुरुआत हुआ था। भूदान आंदोलन था क्या था? एक स्वैच्छिक आंदोलन था ये। और भारत में भूदान आंदोलन में लोगों के द्वारा जो स्वेच्छा से वेशी मतलब जो खाली पड़ी ज़मीन थी उस भूमि को, जो इसके पास भूमि नहीं थी मतलब भूमिहीनों के बीच में बांट देना, मतलब दान कर दी गई। यही आपका भूदान आंदोलन लोगों द्वारा किया गया। किसके द्वारा? खसरा तैयार करके अगले वर्ष रजिस्ट्रार कानूनगो के पास जमा कर दिया जाता है, लेखपाल के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम पारित कब किया गया? तो 1953 में, 1953 में उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम पारित किया गया। जिलाधिकारी जब राजस्व वसूली का कार्य करता है तो क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, कलेक्टर कहलाता है। जब डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ मजिस्ट्रेट मतलब जिलाधिकारी जब राजस्व की वसूली का कार्य करने लगता है तो उसी का नाम परिवर्तित होकर कलेक्टर कर दिया जाता है, मतलब वो कलेक्टर कहलाने लगता है। भारतीय संविधान में जो जिला शब्द है वो किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 233 से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा अधिकारी कार्य तो करता है राज्य सरकार के लिए लेकिन उसके पद की सेवा शर्तें नियंत्रित होती हैं केंद्र सरकार के अधीन? वो होता है जिलाधिकारी। सर्वप्रथम कलेक्टर के पद का सृजन वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। भारत में जिले को किस प्रशासनिक इकाई के रूप में विभाजित किया जाता है? उपखंड में। चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता है किसको? बाग को, कब्रिस्तान को, चारागाह को। इन सभी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? चकबंदी के अधीन नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि उपखंड को विभाजित किया जाता है तहसील में। स्थानीय, देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, उपखंड को विभाजित किया जाता है किसमें? तो तहसील में। स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को कहा जाता है लोकतंत्र की पाठशाला कहते हैं स्थानीय स्वायत्त शासन को। ग्राम विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1974 में ग्राम विकास विभाग की स्थापना की गई। राज्य और जिले कड़ी के रूप में किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? वो जिलाधिकारी के द्वारा जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में जिलाधिकारी का कार्य करता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी का जिले में। भारत में जिला प्रशासन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो A.K. गोयल ने लिखी है। भारत में जिला प्रशासन। जिलाधिकारी को माना जाता है भारतीय प्रशासन का मेरुदंड। पटवारी होता है राजस्व प्रशासन में सबसे निचले स्तर का अधिकारी होता है पटवारी। तहसीलदार द्वारा किया जाता है भू राजस्व प्रशासन का संचालन। मापन की इकाई के रूप में एयर का प्रयोग क्षेत्रफल को नापने में किया जाता है। उद्देश्य अभिकरण नहीं है दिल्ली नगर निगम, उद्देश्य अभिकरण नहीं है। पटवारी के अभिलेखों का निरीक्षण करता है गिरदावर कानूनगो, मतलब पटवारी का जो अभिलेख होगा उसका निरीक्षण कौन करेगा? तो कानूनगो करेगा। अब आइए भूमि और वर्ग से संबंधित कुछ मेजरमेंट हैं, कुछ आपका दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि एक एयर बराबर होता है 100 वर्ग मीटर, एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर और एक डेका एयर बराबर होता है 10 एयर। एक हेक्टेयर, इंपॉर्टेंट, एक हेक्टेयर में कितने एयर होते हैं? तो 100 एयर होते हैं और एक डेसी एयर बराबर 1/10 एयर होता है। एक सेंटी एयर की बात करेंगे तो सेंटी एयर का मतलब हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं या तो 1 वर्ग मीटर बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं 1/100 एयर, यानी 1 सेंटी एयर बराबर हम 1 वर्ग मीटर बोल सकते हैं या 1/100 एयर बोल सकते हैं। 100 सेंटीमीटर या 119.6033 वर्ग गज होता है, वही 1 एकड़ के बराबर होता है और 1 सेंटी एयर के बराबर होता है 1.196033 वर्ग गज। अब उत्तर प्रदेश में कुछ भूमि का परिमाण है उनको देख लेते हैं। एक लट्ठा, जो लाठा बोलते हैं उसको 99 इंच बोलिए या 8 फीट 3 इंच की होती है एक लाठा। और 20 अनबांसी बराबर होता है एक कचबांसी और 20 कचबांसी बराबर होता है एक बिस्वांसी, जिसको एक वर्ग लाठा के बराबर मानते हैं। और 20 बिस्वांसी या 20 वर्ग लाठा जो होता है ना वो, और इनकी जो लेंथ होती है वो 5 लाठा लंबा और 4 लाठा चौड़ा। और आपने अभी पढ़ा है कि एक लाठा की जो लंबाई होती है 99 इंच होती है, मतलब 8 फीट 3 इंच के बराबर होता है। तो इसको हम एक बिस्वा भी बोल सकते हैं या 136 से 1/4 वर्ग फीट भी बोल देते हैं। और आपको पता है कि 20 बिस्वा बराबर होता है एक बीघा, जिसको हम बोलते हैं 3025 वर्ग गज।
ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा या 3025 वर्ग गज, और 1 गज इलाही बराबर होता है 33 इंच। 66 गज इलाही बराबर होता है 55 गज, और 1 बीघा बराबर, अभी हमने पढ़ा है, 1 बीघा बराबर होता है आपका कितना, तो 3025 वर्ग गज 1 बीघा में होता है। तो वहीं अब इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, 8 बीघा बराबर हो जाएगा 24,200 वर्ग गज। अब क्षेत्रफल मापने के जो मात्रक होते हैं ना, यूनिट्स जो एरिया मेजरमेंट के, उनमांसी का होता है वर्ग इंच, कचवांसी का होता है उनवासी, मतलब एक कचवांसी में कितने होते हैं, तो 20 उनवासी होते हैं, और एक बिसवांसी बराबर होता है 1 कचवांसी, यानी 1 वर्ग गट्ठा। अब नेक्स्ट पॉइंट, देखते हैं, आइए। अब ये है कि एक बिस्सा बराबर होता है 20 बिसवांसी या 20 वर्ग गट्ठा बोल सकते हैं, और एक कच्चा बीघा बराबर होता है, आप इसको बोल सकते हैं, या तो हम 6 से 2/3 बिस्से बोलें, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 843 वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं एक कच्चा बीघा बराबर। एक पक्का बीघा की बात करें जाए तो एक पक्का बीघा बराबर 1 वर्ग जरीब होता है, 1 वर्ग जरीब, और 3 कच्चे बीघे, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि 3025, सबसे स्टैंडर्ड यूनिट यही है कि 3025 वर्ग गज होता है। 2529 वर्ग मीटर में बोल सकते हैं। वर्ग फुट की बात करेंगे तो 27,225 वर्ग फुट होता है एक पक्का बीघा में। एक पक्का बीघा में 20 बिस्से होते हैं, और एक पक्का बीघा में 3025 वर्ग गज होते हैं, और 27,225 वर्ग फुट होता है। अब आइए, अंकनम एकड़ और कैनाल इकाई है किसकी, तो भू क्षेत्रफल के नापने की। भारत में पारंपरिक रूप से भू क्षेत्रफल को मापने के लिए सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था किसका, तो जरीब का। भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इकाई क्या कहलाती है, तो हेक्टेयर। ध्यान दीजिएगा, जो भू क्षेत्रफल के मापने की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई है ना, वो हेक्टेयर होती है। भू क्षेत्रफल का जो मापन की सबसे छोटी इकाई होती है वो बिसवांसी होती है, सबसे छोटी इकाई बिसवांसी होती है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में भू क्षेत्रफल के नापने के लिए जो आपका प्रयोग किया जाने वाला इकाई है उसको हम मुरब्बा बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं, मुरब्बा। भूमि की पैमाइश की जाती है राजस्व विभाग के द्वारा। वसूली कीमत निर्धारित की जाती है बाजार कीमत से कम। खसरा में दर्शाया जाता है क्या, गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक के द्वारा और फार्म स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट की जाती है। प्रक्षेत्र की उपज के लेखे जोखे को इस फार्म स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट की जाती है। सुआ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है भूमापन कार्य में। एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने पर अस्थायी निशानी के लिए हम सुआ नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। भारत में सर्वाधिक स्थानीय स्वायत्त शासन का प्रारंभ हुआ था 1687 ईस्वी में। गाँवों में भू राजस्व वसूली करता है पटवारी करता है। देखिएगा, गाँव में जो भू राजस्व की वसूली करेगा वो पटवारी कहलाएगा। गिरदार कानूनगो पर किसका नियंत्रण होता है, तो तहसीलदार का होता है। भूमापन में मुकाम क्या होता है, तो जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने का स्थान। नेक्स्ट पॉइंट है, जिला कलेक्टर को अपने कार्यकाल की सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है, तो वो है अनुच्छेद 311। जिला कलेक्टर को अपने कार्यकाल की सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद नंबर 311। गिरदार कानून को निरीक्षण करता है पटवारी के कार्यों का। ध्यान दीजिएगा, जो गिरदार कानून को है वो क्या करेगा, तो पटवारी के कार्यों का निरीक्षण करेगा। और पटवारी हल्के से सीधा संबंधित होता है कौन, तो पटवारी। गांव की सभी जानकारी से संबंधित मानचित्र पटवारी के पास ही होता है, और पटवारी के पास सभी रिकॉर्ड होते हैं पटवार हल्के का। भारतीय संविधान द्वारा भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाने की शक्ति दी गई है राज्य सरकार को। और भूमि सुधार के जो घटक हैं वो काश्तकारी सुधार, चकबंदी, मध्यस्थों और का उन्मूलन, भू जोत की अधिकतम, ये सभी आपकी भूमि सुधार के घटक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
आइए नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के सर्वप्रथम वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा कलेक्टर पद सृजित किया गया था। अभी मैंने पहले पढ़ा है कि 1772 ईस्वी में। जिला दंडनायक की भूमिका निभाता है जिला कलेक्टर। उपखंड, तहसील तथा जिला स्तर होता है जिला प्रशासन के। भारत के किस राज्य के द्वारा राजस्व मंडल को विघटित कर दिया गया? पश्चिम बंगाल। ध्यान दीजिएगा, भारत के किस राज्य द्वारा राजस्व मंडल को विघटित कर दिया गया? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा। पश्चिम बंगाल द्वारा किस वर्ष राजस्व मंडल विकसित किया गया? तो 1995 1995 में ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम राजस्व मंडल स्थापित किया गया बंगाल प्रांत में। ग्रामीण सामाजिक विकास में पंचायती राज संस्थाओं में दिए गए 1/3 महिला आरक्षण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस आरक्षण को लागू किया गया है भारत के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम भूधारण की रयतवाड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ की? तो टॉमस मुनरो ने किया था। भूमि सुधार से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों को न्यायालयों द्वारा पुनर्लोकों से बचाने से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 31B में है, 31B में है। संविधान के अनुच्छेद 31B किससे संबंधित है? तो वो इससे संबंधित है कि अधिकतम जोत सीमा निर्धारण से संबंधित कानूनों को अवैध घोषित होने से बचाने के लिए 31B है। 31B क्या कहता है कि अधिकतम जोत सीमा निर्धारण से संबंधित कानूनों को अवैध घोषित होने से बचाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, एक एकड़ कितना बीघा कच्चा बीघा के बराबर होता है? तो 5 बीघा। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जो एकड़ होता है वो कितने कच्चे बीघे के बराबर होता है? तो 5 कच्चा बीघा मिलाएंगे 1 एकड़ के बराबर होगा। नक्शा संबद्ध क्षेत्र का क्या होता है? तो 36 प्रक्षेप होता है। 10,000 वर्ग मीटर बराबर होता है तो 1 हेक्टेयर के बराबर होता है, इंपॉर्टेंट है। जरीब सर्वेक्षण में किस ज्यामितीय आकृति का प्रयोग किया जाता है? तो त्रिभुज का किया जाता है। अब नेक्स्ट है कि ट्राउसिंग विधि तथा अंतरछेदन विधि के द्वारा किसके बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण किया जाता है? तो प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदुओं का। प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदुओं का ट्राउसिंग विधि द्वारा, अंतरछेदन की विधि द्वारा इसके बिंदुओं का निर्धारण किया जाता है। साधारण चिन्ह से मापन होता है छोटे खसकों का। और किस फीते से नाप लेने में सबसे कम त्रुटि होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वो है आपका इनवार फीता। क्या है कि किस फीते से नाप लेने में सबसे कम त्रुटि होती है? तो इनवार जो फीता होता है ना, इससे बहुत कम त्रुटि होती है नाप लेने में। क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन स्कीम चलाई जा रही है कॉरपोरेशन बैंक के द्वारा। गज, फरलांग, मील परंपरागत इकाई है लंबाई मापने की। ग्रामीण समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण समस्याओं का। लेखपाल के द्वारा खतौनी में परिवर्तन हेतु प्रयोग किया जाता है लाल रोशनाई का। लेखपाल के कागजात पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो राजस्व अधिकारी के होते हैं लेखपाल के कागजात पर। भूमि के विक्रय से समय मुद्रांक शुल्क पर किस आधार पर लगाया जाता है? तो भूमि के आकार, उसके कीमत और उसके किस्म के आधार पर लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपके भारत में भू क्षेत्रफल मापन की जो इकाइयां हैं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेशों में भू क्षेत्रफल के मापन की जो आपकी इकाइयां हैं, बीघा, बिस्वा, मारला, कैनाल, कट्ठा आदि सभी। दक्षिण भारत में इसको ग्राउंड, देखिएगा दक्षिण भारत क्या बोलते हैं? तो दक्षिण भारत में इसको बोलते हैं ग्राउंड, सेंट, अंकनम, गुंठा आदि इकाइयों के रूप में जाना जाता है। अब इसकी परंपरागत और कुछ आधुनिक इकाइयां हैं, उनको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, 1 फुट बराबर, आपको पता है 1 फुट बराबर होता है, 1 फुट बराबर 12 इंच। क्या होता है? 12 इंच। और इसको सेंटीमीटर में देखें तो 30.48 सेंटीमीटर होता है। 1 गज बराबर होता है 3 फुट। 3 फुट का मतलब 36 इंच।
जिसको हम 0.1 चूँकि ये वाला तो खैर थोड़ा डेटा याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन जो परिवर्तित इकाई पारस्परिक इकाई है ना, पारंपरिक, उनको तो थोड़ा याद कर सकते हैं कि जो एक हाथ बराबर होता है 1.5 फुट के बराबर, और एक गट्ठा बराबर होता है 99 इंच। अभी मैंने पढ़ा है 99 इंच बोलिए या 8 फुट 3 इंच बोलिए, उसको मैंने पढ़ा अभी। और जरीब जो अभी जहाज़ानी की बोले हैं तो 165 फुट के बराबर यानी 20 गट्ठा के बराबर होता है। और एक गंतरी जबरी जो होती है वो 16 गट्ठा के बराबर यानी 132 फुट के बराबर होती है, जिसकी लेंथ जो होती है वो मीटर में तो 40.2336 मीटर के बराबर होती है। एक करम जो होता है वो 66 इंच यानी 5.5 इंच के बराबर होता है। नेक्स्ट है एक जो चेन होता है वो 66 फुट यानी 22 गज यानी 100 कड़ियाँ यानी 4 राड जिसको बोलते हैं एक चेन में, जो आपकी 20.11 मीटर के बराबर होता है। एक फरलांग बराबर होता है 660 फुट, जिसको 10 चेन बोलते हैं 40 राड के बराबर, 201.16 मीटर होता है। और एक मील जो होता है ना वो 8 फरलांग के बराबर होता है, जिसमें आपके 5280 फुट होते हैं और 1.60 लगभग किलोमीटर होता है। अब इसकी बात करते हैं कि भारत में प्रचलित भू क्षेत्रफल मापन की पारंपरिक इकाइयों का विवरण दिया गया है, कहाँ कौन सा मापा जाता है उसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा। दिया है, एक मिनट, कि एक अंकनम जो होता है वो 72 गज के बराबर यानी आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में प्रचलित है। एक एकड़ होता है वो 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। वो भारत और अन्य क्षेत्रफल में अन्य देशों में भी क्षेत्रफल की मापन की इकाई है। एक एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज। और एक एयर तो हमने पढ़ा ही है 100 वर्ग के बराबर होता है, और एक हेक्टेयर बराबर होता है 100 एयर कहिए या 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। और अभी मैंने इसको पढ़ा है कि एक बीघा जो होता है ना वो 1936 वर्ग गज, यानी इसको गंतरी जरीब से नापेंगे तो उसमें 1936 वर्ग गज के बराबर होगा। और एक बीघा बराबर अभी मैंने पढ़ा कि असम और बंगाल के खेतों में मापन किया जाएगा तो 1600 वर्ग होगा। और एक बीघा यदि हिमाचल प्रदेश में बात करें सबसे कम यही होता है 900 वर्ग गज के बराबर होता है। और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों में वही एक बीघा 968 वर्ग गज के बराबर। और मध्य प्रदेश की बात करेंगे 1333.33 वर्ग गज के बराबर होगा। लेकिन वहीं पक्का बीघा की बात करेंगे जो शाहजहानी जरीब से नापा जाता है वो 165 फुट होता है, जो 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। और एक बीघा कच्चा की बात करेंगे तो 1008.33 वर्ग गज के बराबर होगा। ये जो होगा आपका पंजाब हरियाणा उन भागों में जहाँ स्थायी बंदोबस्त चकबंदी नहीं हुई है वहाँ पर एक कच्चा बीघा बराबर होता है पक्के बीघे का 1/3, मतलब 1/3 गुणे पक्का बीघा, वही आपका कच्चा बीघा के बराबर होगा। ये वहाँ होता है जैसे पंजाब और हरियाणा में जैसे बंदोबस्त या चकबंदी नहीं हुई है वहाँ पर। अब थोड़ा सा आते हैं इसमें कि एक बिस्वा जो होता है, एक बिस्वा होता है आपका एक बिस्वा 48.4 वर्ग गज यानी उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में। और एक बिस्वा जो होता है वो एक बिस्वा आपके राजस्थान में कितना होता है 96.8। और ये इसको बोल सकते हैं हम कि जो आपके राजस्थान का बीघा होगा वो बिस्वा के बराबर होगा उसके 1/20 के। ऐसे ही आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दी हुई हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एक बिस्वा जो पक्का होता है वो आपका 151.25 उत्तर प्रदेश राजस्थान पंजाब का हरियाणा में होता है। सॉरी। अब आते हैं थोड़ा सा हम जो इम्पोर्टेंट है अपने जो धूर की बात करते हैं, जो डिसमिल की बात करते हैं, हमारे यूपी में यही होता है कि एक डेसिमल मतलब जिसको हम डिसमिल बोलते हैं वो होता है 48.4 वर्ग गज, या इसको हम बोल सकते हैं आपका कि एक बीघा 20 डिसमिल के बराबर होता है। एक बीघा 20 डिसमिल के बराबर और एक एकड़ 5 बीघा के बराबर होता है। ये कच्चे बीघे की हमारे ख्याल से बात कर रहा है। पश्चिम बंगाल में एक कट्ठा 20 धूर के बराबर होता है। एक धूर में कितने वर्ग फुट होते हैं तो 68.0625। बिहार झारखंड में थोड़ा सा बड़ा होता है ये। और उसकी बात करेंगे एक गुंठा जो होता है ना, गुंठा एक गुंठा जो होता है वो 1089 वर्ग फुट में यानी आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र में एक एकड़ 40 गुंठा के बराबर होता है। एक एकड़ 40 गुंठा के बराबर यानी एक गुंठा बराबर 33 गुना 33 वर्ग फुट।
अब आते हैं कुछ हेक्टेयर की बात। अभी मैंने हेक्टेयर पढ़ा है आपको कि हेक्टेयर जो होता है ना वो 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होगा। इसको हम बात करेंगे एकड़ में तो 0.4048 हेक्टेयर के बराबर होगा। ये बात होगी ना। और कट्ठा, अभी मैंने पढ़ा है ना कट्ठा, बिहार में 1 बीघा जो होता है ना वो 20 कट्ठा के बराबर होता है। वो हम लोग के यहाँ भी यही चलता है, 1 बीघा 20 कट्ठा के बराबर, यानी जिसकी इतनी होती है 1361.25 वर्ग फुट होता है। असम में जो 1 बीघा होगा वो 5 कट्ठा के बराबर होगा। हमारे यहाँ जो 1 बीघा होगा वो 20 कट्ठा। वही असम, और एक असम की बात करेंगे तो 5 कट्ठे के बराबर, यानी 1 बीघा 20 कट्ठे के बराबर होगा 1 कट्ठा बराबर। अब मध्य प्रदेश में जो 1 बीघा होगा वो भी 20 कट्ठे के बराबर है, लेकिन इसकी ये वाली लेंथ कम है, ये मात्र 600 वर्ग फुट के बराबर होगा। चलिए, और इम्पोर्टेंट नहीं है, वो दूसरे राज्यों का है। तो ये भी मुरब्बा मैंने बात किया है कि जो मुरब्बा वाली बात है वो आपका वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की जो इकाई है वो मुरब्बा में 25 एकड़ के बराबर होता है, 1 मुरब्बा। ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट पेज की बात करेंगे, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका ग्रामीण विकास और उनकी शोध पद्धतियाँ। ये थोड़ा सा चैप्टर लंबा होगा, आप लोग धैर्य बनाकर देखें। तो ये आपका जो चैप्टर है ग्रामीण विकास उनकी शोध पद्धतियों के बारे में है, चैप्टर नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण ग्रामीण सॉरी ग्रामीण एवं सामाजिक अनुसंधान का संबंध किससे होता है? तो सामाजिक घटनाओं से होता है। यह चैप्टर थोड़ा सा काफ़ी फैक्टफुल है, इनको थोड़ा ध्यान से मिला के पढ़ना है। सामाजिक एवं ग्रामीण अनुसंधान में किस पद्धति का प्रयोग किया गया? तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया। सामाजिक एवं ग्रामीण अनुसंधान में खोजे जाते हैं नए तथ्य। आपके सामाजिक अनुसंधान के द्वारा क्या जानने का प्रयास किया जाता है? तो सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों तथा मानव समाज को जानने का प्रयास किया जाता है। नए तथ्यों की खोज के साथ साथ पुराने तथ्यों का सत्यापन किया जाता है सामाजिक अनुसंधान के द्वारा। सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरण होते हैं कौन कौन? तो समस्या का चुनाव एवं निर्माण, प्राकल्पना का निर्माण, शोध प्ररचना, पद्धति में संबंध निर्धारण, तथ्यों का संकलन, तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण तथा सामान्यीकरण। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक अनुसंधान है सामाजिक घटनाओं के अध्ययन की एक वैज्ञानिक योजना है। ये सामाजिक अनुसंधान के कितने प्रकार होते हैं? तो ये होते हैं सैद्धांतिक अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान होते हैं। सैद्धांतिक अनुसंधान के लक्ष्य होते हैं आपके सत्य को प्राप्त करना तथा ज्ञान की प्राप्ति, यही होते हैं सैद्धांतिक अनुसंधान के लक्ष्य। क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधान का कार्य किया जाता है तो किसी भावी योजना को संपन्न करने के लिए आपके क्रियात्मक अनुसंधान में इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो सामाजिक अनुसंधान के प्रेरक कारक होते हैं अज्ञात के प्रति जिज्ञासा, घटनाओं के कार्य कारण संबंधों को जानने की इच्छा तथा नवीन विधियों की खोज आदि हैं। सामाजिक अनुसंधान की क्या उपयोगिता होती है? यह सामाजिक प्रगति के सहायक होता है तथा इससे अज्ञानता को दूर किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा भविष्यवाणी की जाती है किसकी? तो सामाजिक घटनाओं की दिशा के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। सामाजिक अनुसंधान में कौन सी प्रमुख समस्याएं पैदा होती हैं? तो सामाजिक घटनाओं की जटिलता, सत्यापन की समस्या, उपयुक्त माप की समस्या, वस्तुनिष्ठता की समस्या तथा अवधारणाओं के संबंध में अस्पष्टता आदि। ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक सर्वेक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समुदाय की संरचना एवं क्रियाओं के सामाजिक पक्ष के विषय में परिमाणात्मक तथा संकलित किए जाते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण की यह परिभाषा किसने दिया? तो मार्क्स अब्राम्स ने दिया था। सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है किसी भौगोलिक क्षेत्र के सामाजिक जीवन की। ध्यान दीजिए, जो सामाजिक सर्वेक्षण है वो किसी भौगोलिक क्षेत्र के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। सामाजिक सर्वेक्षण का जो संबंध होता है सामाजिक घटनाओं और समस्याओं से संबंधित तथ्यों से। अधिकतर सामाजिक सर्वेक्षण किए जाते हैं समाज के किसी विशेष पक्ष से संबंधित सभी जानकारी एकत्र करने के लिए। देखिएगा,
सामाजिक सामाजिक में काफ़ी आप लोग कंफ्यूज ना हो जाइएगा, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य से और थोड़ा सा दिमाग को संतुलित करके पढ़िएगा। सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत अधिकांशतः किस प्रकार के तथ्यों का संकलन किया जाता है? तो परिमाणात्मक। सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रयास होता है तथा इसमें कई व्यक्तियों के द्वारा मिलकर कार्य किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षणों की विषय वस्तु क्या होती है? तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की सामाजिक समस्याएं। प्रचार सर्वेक्षण के उद्देश्य होते हैं तो जनता में जागृति उत्पन्न करना, यही प्रचार सर्वेक्षण के उद्देश्य होते हैं। तथ्य संकलन सर्वेक्षण में एकत्रित किया जाता है तो केवल तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। मूल्यांकनात्मक सर्वेक्षण से क्या उद्देश्य होते हैं? इसके द्वारा निष्कर्षों के आधार पर सामाजिक समस्या में आवश्यक सुधार परिवर्तन के लिए परियोजना का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है, समस्या के निदान के लिए समस्या के कारणों को जानने के लिए सर्वेक्षण क्या कहलाते हैं? तो निदानात्मक सर्वेक्षण कहलाते हैं। भविष्य निर्देशक सर्वेक्षण में अनुमान किया जाता है भविष्य के संबंध में। फिर है, सर्वेक्षणकर्ता द्वारा पूर्व में किए गए सर्वेक्षणों की सामग्री का उपयोग कर नए नियम का पता लगाया जाता है द्वितीयक विश्लेषण सर्वेक्षण में। किसी तात्कालिक आवश्यकता से संबंधित तथ्यों की जानकारी के लिए किया जाने वाला सर्वेक्षण क्या कहलाता है? तो कहलाता है कार्यवाहक सर्वेक्षण। किसी मनोवृत्ति, पक्षपात, संस्कार तथा प्रथा से जुड़े सर्वेक्षण गुणात्मक सर्वेक्षण कहलाते हैं। सांख्यिकी अध्ययन तथा तथ्यों को संख्या में एकत्रित करना किस प्रकार का सर्वेक्षण है? तो गणनात्मक सर्वेक्षण है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई, स्वास्थ्य, श्रम आदि समस्याओं का सर्वेक्षण ग्रामीण सर्वेक्षण कहलाता है। जनजातीय समुदाय की समस्या से संबंधित सर्वेक्षण किया जाता है जनजातीय सर्वेक्षण में। जनगणना सर्वेक्षण में इकाई से सूचना प्राप्त की जाती है तथा इसमें जानकारी प्राप्त की जाती है प्रत्येक परिवार एवं व्यक्ति से। संपूर्ण इकाई का अध्ययन न करके कुछ इकाई का अध्ययन करना, प्राप्त निष्कर्षों को संपूर्ण इकाई पर लागू किया जाता है निर्देशन सर्वेक्षण में। किसी एक विषय पर कई बार सर्वेक्षण कार्य किया जाता है आवृत्तिपूर्ण सर्वेक्षण में। नेक्स्ट है, अंतिम सर्वेक्षण में होता है अध्ययन का विषय, अधिक समिति तथा कम परिवर्तन। नेक्स्ट है, अध्ययनकर्ता द्वारा सर्वेक्षण में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों तथा प्रविधियों की उपयुक्तता की जांच की जाती है पूर्व परीक्षण में। वास्तविक सर्वेक्षण से पहले जो सर्वेक्षण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो पूर्वगामी सर्वेक्षण कहते हैं। पूर्वगामी सर्वेक्षण का उद्देश्य होता है संपूर्ण सर्वेक्षण के आयोजन की जांच करना। पूर्व परीक्षण की प्रकृति कैसी होती है? विशिष्टात्मक होती है। पूर्वगामी सर्वेक्षण की प्रकृति कैसी होती है? समयानात्मक होती है। किसी अमूर्त घटनाओं का अध्ययन संभव नहीं है तो वो सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा, ये अमूर्त घटनाओं का अध्ययन संभव नहीं है तो सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा। सामाजिक सर्वेक्षण का अंतिम चरण क्या है? तो रिपोर्ट तैयार कर प्रकाशित करना। एक अच्छी उपकल्पना की विशेषता क्या होती है? तो सरलता, स्पष्टता, प्रयोग सिद्धता। सामाजिक सर्वेक्षण तथा वैज्ञानिक पद्धति है जिसका उद्देश्य होता है सामाजिक समस्याओं का हल निकालना। निर्देशन आवश्यक होता है मानव जीवन की समस्या के समाधान के लिए, क्षमता विकास के लिए तथा व्यक्ति के निजी गुणों के विकास के लिए निर्देशन आवश्यक होता है। निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो छात्रों का सर्वांगीण विकास करना ही निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य होता है। सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन में जो समस्या आती है उसे कहते हैं सामाजिक घटनाओं की गुणात्मक, अमूर्त तथा परिवर्तनशील पद्धति। सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में ऐतिहासिक पद्धति के उपयोग से संबंधित विचारक कौन है? तो ये हैं आपके मार्क्स। ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल पियर्सन हैं। उपकल्पना के महत्व को दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो सिद्धांतों के निर्माण में सहायता देना, व्यर्थों के तथ्यों को संकलन को रोकना और अध्ययन की दिशा को निर्धारित करना ही उपकल्पना के महत्व को दर्शाता है। विशुद्ध अनुसंधान में होता है मौलिक सिद्धांतों की स्थापना, मूलभूत नियमों की खोज
तथा ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य। अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि में किसका विश्लेषण किया जाता है? तो वाक्य, शब्द और मद का। मोड यानी बहुलक की उत्पत्ति हुई है फ्रांसीसी शब्द ला मोड से। सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन की कठिनाइयों में से वो फैलेसी का प्रयोग किया गया, वो किसके द्वारा किया गया? तो थॉमस के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन की कठिनाइयों में जो आपका फाल्सो आइडल का प्रयोग हुआ था वो फ्रांसीसी बेकन ने किया था। सामाजिक घटनाओं की वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है वस्तुनिष्ठता, कारण संबंध, सामान्यतया और संशयवाद। ये सारी सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, परिवार संबंधी शारीरिक विकास संबंधी तथा प्रेम संबंधी समस्या के समाधान में किस प्रकार का निर्देशन? तो व्यक्तिक निर्देशन। किसने कहा कि मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है? तो गूडे तथा हार्ट ने किया। व्यवसाय में समायोजन में सहायता देना उद्देश्य है। व्यवसायिक निर्देशन का असंरक्षित साक्षात्कार में शोधकर्ता सूचनादाता से किसी भी क्रम में प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र होता है। सांख्यिकी में योग के लिए प्रयोग होता है सिग्मा। पायलट सर्वेक्षण को कहा जाता है स्मॉल स्केल रेप्टिकल, यानी इसको बोलते हैं सामाजिक पायलट सर्वेक्षण। सांख्यिकीय श्रेणियों का निर्माण किया जाता है अध्ययन से प्राप्त संख्यात्मक तथ्यों को व्यवस्थित करने के लिए। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रवादी समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है विनय कुमार सरकार को। भारत के किसी विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र की औपचारिक शुरुआत हुई थी? तो बम्बई विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र की औपचारिक शुरुआत हुई थी। भारतीय ग्रामीण अध्ययन से जुड़े समाजशास्त्री हैं AC दुबे, MN श्रीनिवास, NR देसाई। नातेदार व्यवस्था पर किस समाजशास्त्री ने कार्य किया? तो इरावती कर्वे ने कार्य किया। समाजशास्त्र के लखनऊ स्कूल के प्रणेता राधा कमल मुखर्जी हैं। आपके आनुभविक प्रकल्पना की आधारित जो होती है, आनुभविक प्रकल्पना आधारित होती है निरीक्षण के आधार पर सत्य प्रतीत होने वाली सामाजिक मान्यताओं पर। तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत है साक्षात्कार से प्राप्त सूचना। मास ऑब्जर्वेशन एक संस्था है जो विस्तृत सर्वेक्षण से संलग्न है। कहाँ की संस्था है? तो इंग्लैंड की है। नेशनल सैंपल सर्वे, इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूट जैसी संस्था संबंधित है सामाजिक सर्वेक्षण से। आरक्षित लोगों के लिए अध्ययन में प्रयुक्त की जाने वाली प्रविधि अवलोकन, अनुसूची और साक्षात्कार है। मिश्रित प्रश्नावली में समावेश होता है किसका? तो बंद और खुले सभी प्रकार के प्रश्न का। वैज्ञानिक पद्धति से संबंधित अवस्था है सत्यापनशीलता, तार्किकता, सामान्यीकरण। ये सारी वैज्ञानिक पद्धति से संबंधित अवस्था है। प्रलेखीय संकलन किसे कहते हैं? तो सामाजिक शोध से संबंधित एकत्रित की जाने वाली सूचनाओं तथा प्रमाणों को। अब नेक्स्ट है आपका कि संपूर्ण इकाई का अध्ययन न करके कुछ इकाई का अध्ययन कर प्राप्त निष्कर्षों को संपूर्ण इकाई पर लागू किया जाता है निर्देशन सर्वेक्षण में। किस एक विषय पर कई बार सर्वेक्षण किया जाता है? तो आवृत्ति सर्वेक्षण पर हम कई बार विचार करते हैं। अंतिम सर्वेक्षण में होता है अध्ययन का विषय अधिक समिति तथा कम परिवर्तन। अध्ययनकर्ता द्वारा सर्वेक्षण में प्रयुक्त हो जाने वाली उपकरणों तथा प्रविधियों की उपयुक्तता की जांच की जाती है पूर्व परीक्षण में। वास्तविक सर्वेक्षण से पहले जो सर्वेक्षण किया जाता है उसे कहते हैं पूर्वगामी सर्वेक्षण। पूर्वगामी सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो संपूर्ण सर्वेक्षण के आयोजन की जांच करना। पूर्व परीक्षण की प्रकृति कैसी होती है? तो विशिष्टात्मक होती है। पूर्वगामी सर्वेक्षण की प्रकृति कैसी होती है? तो सामान्यात्मक होती है। सामाजिक सर्वेक्षण का अंतिम चरण क्या है? तो रिपोर्ट तैयार कर प्रकाशित करना। एक अच्छी उपकल्पना की विशेषता तो सरलता, स्पष्टता, प्रयोग सिद्धता है। सॉरी, ये शायद रिपीट हो गया है तो हम लोगों को ये पढ़ना है, ये पेज, सॉरी। चलिए
तर्क के महत्व को स्पष्ट किया गया है प्रतिवर्ती समाजशास्त्र में। प्रतिवर्ती समाजशास्त्र का विचार किसने दिया था? एल्विन गोल्डनर ने दिया था। किसने तर्क की अपेक्षा अनुभाविक तथ्यों को अधिक महत्व दिया? तो गोल्डनर ने दिया। किसके द्वारा समाजमिति पद्धति का प्रयोग किया गया? तो जे.आर. मोरेनो द्वारा। न्यू हार्मोनी प्रयोग किया गया रॉबर्ट ओवेन के द्वारा। प्राकल्पना निर्माण का महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? तो वैज्ञानिक सिद्धांत है। मानव विचलन की गणना की जाती है। तो माध्य विचलन में धनात्मक और ऋणात्मक कोष को दूर करने के लिए मानव विचलन का प्रयोग गणना की जाती है। सामाजिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नाम से एकल अध्ययन पद्धति को किसने पुकारा? तो बर्गिस ने। विश्वसनीयता के प्रमुख तत्व हैं शुद्धतम, स्थिरता, पुनः उत्पादकता। विभिन्न पदों के मूल्यों में उनकी कुल आवृत्ति से भाग देने पर प्राप्त होने वाला अंक कहलाता है समांतर माध्य। सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों के एकत्रीकरण करने से पहले कायता प्राकल्पना का निर्माण, लाइवलीहुड एंड पॉवर्टी प्रमुख संबंध है दैव निर्देशन के से। लाइवलीहुड एंड पॉवर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आर्थर बाउल के द्वारा लिखा गया है। शोध प्रतिवेदन एक प्रपत्र होता है जिसके द्वारा शोधकर्ता अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। सामान्यीकरण में निहित होता है सामाजिक शोध का सार। प्रश्नावली के उपयोग से संबंधित एक समस्या है सूचनादाताओं द्वारा प्रश्नावली वापस करने में उदासीनता। किसके अनुसार प्रश्नावली एक विशेष प्रकार की अनुसूची है जो केवल प्रयोग की दृष्टि से ही अनुसूची से भिन्न होती है? लूडू वर्ग। किस प्रकार की प्रश्नावली में उदारता अपने विचार किसी भी रूप से स्वतंत्र रूप दे सकता है? तो खुली हुई प्रश्नावली से। प्राकल्पना की विशेषता अवधारणात्मक रूप से स्पष्टता, आनुभाविक रूप से प्रामाणिकता और उपलब्ध प्रविधियों से संबद्धता। पहुंच, समझ, प्रेरणा को सफल साक्षात्कार के लक्षण किसने कहा है? तो गार्डनर इलियट ने। रॉबर्ट बर्न्स के अनुसार व्यक्तिक अध्ययन के प्रकार हैं आपके बहुव्यक्तिक अध्ययन, चिकित्सीय, ऐतिहासिक, मौखिक इतिहास, अवलोकन और स्थितीय होती है। अंतर्वस्तु विश्लेषण के क्या उद्देश्य हैं? तो भाषागत अभिव्यक्तियों से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करना, गुणात्मक तथ्यों का वर्गीकरण करना, गुणात्मक विशेषताओं के आधार पर परिमाणात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करना। नेक्स्ट पॉइंट है, अब क्या रहा है, प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प का उपयोग तब किया जाता है जब शोधकर्ता निरीक्षण के द्वारा किसी विशेष दशा को प्रभावित करने वाले कारकों को ज्ञात नहीं कर पाए। किस वैज्ञानिक ने अनुसंधान को मूल्य निरपेक्ष माना? मैक्स वेबर ने माना। किसके द्वारा सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषा दी गई? इस सामाजिक सर्वेक्षण किसी समुदाय या विशेष के लोगों के जीवन निर्वाह तथा कार्य की दशाओं के संबंध के प्रबंधों का संकलन है, तो बोर्गाडस के द्वारा। नेक्स्ट है, किसने कहा कि अनुसूची प्रायः प्रश्नों के एक समूह के लिए उपयोग में लाया जाने वाला वाक्यों का एक समूह है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा अन्य व्यक्तियों के आमने सामने की स्थिति में पूछे जाते हैं? तो गुडे और हार्ट ने कहा। अंतर्वस्तु विश्लेषण के अध्ययन से संबंधित है क्या? तो संचार। तथ्यों के वर्गीकरण द्वारा एकत्रित तथ्यों को समानताओं के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। संकेतन की प्रक्रिया में कुछ संख्यात्मक निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं सूचनाओं के अंक देकर। वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषता होती है सैद्धांतिक, संचयी तथा आनुभाविक। भारत की जनगणना का उदाहरण है वर्णनात्मक अनुसंधान का। एक समय में दो या अधिक चरों के साथ काम करना सामाजिक अनुसंधान में होता है बहुचरित्र विश्लेषण। मध्यिका तथा बहुलक स्थिति माप है जबकि मध्यमान एक गणितीय माप है। सारणियन के प्रकार जो होते हैं वो हस्त सारणियन तथा यांत्रिक सारणियन होते हैं। तथ्यों का संपादन किसका प्रथम चरण होता है? उत्तरदाताओं के संकलित तथ्यों के प्रस्तुतिकरण करने के लिए। सिद्धांतों के निरूपण के लिए सामान्यीकरण की विधियां जो होती हैं वो सांख्यिकीय तर्कशास्त्र की विधियां होती हैं। नोमोकोटिक आगम है वैज्ञानिक अनुभाविक पद्धति। सांख्यिकी के जनक जो हैं स्केनवेल हैं, सांख्यिकी के जनक हैं स्केनवेल। अधिगम है एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। डिसेल ने अधिगम प्रक्रिया के कितने सोपान बताए हैं? तो 5 बताए हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले शैक्षिक कारक कौन से हैं? तो शिक्षण विधि है। अवलोकन पद्धति का वर्गीकरण किया गया है नियंत्रित अवलोकन तथा अनियंत्रित अवलोकन में। सारणी क्रम की प्रक्रिया में प्राप्त तथ्यों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? तो विभिन्न खानों में तथा पंक्तियों की संख्या के रूप में।
सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध होता है सामाजिक घटनाओं के परिमाणात्मक अध्ययनों से। निर्देशन का चुनाव तथा समग्र स्पष्टीकरण का संबंध है प्रतिवेदन की अंतर्वस्तु से। नेक्स्ट है, किसने कहा कि अनुसंधान प्रारूप में योजना, संरचना तथा युक्ति शामिल है? FN कर्लीजर ने। प्रारंभिक जांच के लिए एक लघु सर्वेक्षण कहलाता है पायलट सर्वे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में सूचनाओं का प्राथमिक स्रोत होता है अवलोकन। व्यक्तिक अध्ययन में सूचना प्राप्त करने की द्वितीयक स्रोत क्या है? तो डायरी है। शोध प्रतिवेदन का उद्देश्य होता है कार्य कारण संबंध को स्पष्ट करना, तथ्यों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना, उपलब्ध ज्ञान की वृद्धि करना। प्रश्नावली द्वारा संग्रह किया जा सकता है प्राथमिक तथ्यों का। टैली शीट विधि द्वारा ज्ञात किया था विभिन्न वर्गों से संबंधित संख्याओं का योग। प्राकल्पना क्या है? तो प्राकल्पना एक प्रास्थापना जिसका अनुभव के आधार पर परीक्षण किया जाता है। प्राकल्पना पूर्वानुमान बतलाता है दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों को। प्राकल्पना होती है एक अनुमानित निष्कर्ष, आंकड़ों को प्रक्रियाकरण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये है वैज्ञानिक निष्कर्ष में। सांख्यिकी पद्धति के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो तथ्यों का संकलन है, वर्गीकरण है और सारणीयन है। प्रस्थापना एक कथन होता है जो तथ्यों घटनाओं के बीच संबंधों को बताता है। प्रस्थापनाएं निर्माण करती हैं सिद्धांतों की। पायलट सर्वेक्षण के द्वारा जानकारी मिलती है सर्वेक्षण की संपूर्ण कार्यप्रणाली एवं अंगों के बारे में। पायलट सर्वेक्षण होता है किसी सर्वेक्षण का पूर्व एवं लघु प्रदर्शन। पायलट सर्वेक्षण से जानकारी प्राप्त होती है प्राकल्पनों का निर्माण, प्रलेख सूची, अवलोकन अनुसूची, संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची। ये सभी किसके प्रकार होते हैं? अनुसूची के होते हैं। किसके अनुसार प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई सूची प्रश्नों की सूची है? बोगार्ड्स के अनुसार। सहभागी अवलोकन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो PV यंग ने। सोशल डिस्कवरी नामक पुस्तक एडवर्ड C लिंडमैन ने लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रायिकता निर्देशन कहते हैं दैव निर्देशन को। यथार्थ परीक्षण है साक्षात्कार के समय आवश्यकता अनुसार दिया जाने वाला परीक्षण यथार्थ परीक्षण है। करा कि व्यक्ति अनुभव, सादृश्यता तथा सामान्य संस्कृति स्रोत हैं उपकल्पना के। एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान प्रारूप संबंध है ऐतिहासिक अध्ययन से। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक, मुख्य, गुप्त, पुरोगामी जनगणना सर्वेक्षण किसके प्रकार हैं? तो सामाजिक सर्वेक्षण के हैं। व्यक्ति अध्ययन के लिए जानकारी आवश्यक होती है पारिवारिक, स्वास्थ्य, सामाजिक, पर्यावरण संबंधित। विद्यालय में व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता होती है तो व्यवसाय चयन में। विज्ञान का आवश्यक तत्व होता है वैज्ञानिक पद्धति, सत्यापन तथा भविष्यवाणी। स्पीयरमैन रैंकिंग विधि, बिंदुलेखीय विधि तथा कार्ल पीयर्सन सहसंबंध गुणांक किसके द्वारा एक विधि है? तो सहसंबंध ज्ञात करने की विधि है। पद वैधता एवं पद विश्लेषणता आदि संबंधित भिन्नता की करने की शक्ति से। किसने कहा? विशुद्ध अथवा मौलिक शोध उसे कहा जाता है जिसमें ज्ञान का संचय केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। PV यंग। किसके द्वारा हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज लिखी गई? तो यह है वेस्टरमार्क के द्वारा। वस्तुनिष्ठता की समस्या एक प्रमुख समस्या है प्रतिवेदन लेखन की। अनुसंधान कार्य का लिखित विवरण होता है शोध रिपोर्ट में। व्यक्तिक निर्देशन में सम्मिलित है स्वास्थ्य, पारिवारिक तथा विवाह संबंधी समस्या। नीतिगत निर्णय लिए जा सकते हैं शोध प्रतिवेदन के आधार पर। शोध प्रतिवेदन व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोग होने वाली साथ साथ सहायक होता है ज्ञान के प्रसार में। साक्षात्कार के समय सूचना का सत्यापन प्रमुख उद्देश्य है अनुसूची का। अनुसूची में समावेश होता है अवलोकन के गुणों का। अनुसूची में समावेश किसका होता है? तो अवलोकन के गुणों का। नेक्स्ट है अनुसूची के प्रयोग के लिए आवश्यक है साक्षात्कार किस विधि द्वारा? केवल शिक्षित व्यक्तियों से ही सूचनाएं संकलित की जाती हैं। प्रश्नावली विधि द्वारा अनुसूची भरी जाती है स्वयं शोधकर्ता के द्वारा। तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत हो सकते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। साक्षात्कार से तथ्य प्राप्त किए जा सकते हैं संख्यात्मक, गुणात्मक। पूर्व
पश्चात परीक्षण के उपयोग से हो सकता है। गांव में कृषि नवाचारों के प्रभाव में अध्ययन। तथ्य संकलन एक प्राथमिक स्रोत है प्रश्नावली का। अनुसूची द्वारा प्राप्त तथ्य होता है प्राथमिक। व्यक्तिक प्रलेख सार्वजनिक प्रलेख होते हैं, ये होते हैं एक तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत। साक्षात्कारकर्ता एवं साक्षात्कारदाता के मध्य किस प्रकार की अंतरक्रिया होती है? प्रत्यक्ष होती है। संरक्षित साक्षात्कार में साक्षात्कार किया जाता है पूर्व में ही निर्धारित प्रश्नों द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, किसने सामाजिक अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग को नकार दिया? डिल्थे ने। भारत में समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं जीएस घूरिये। संस्था सर्वेक्षण सूची द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है परिवार, विवाह, धर्म, शिक्षा आदि से संबंधित समस्याओं से। प्रयोगात्मक शोध में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है अवलोकन परीक्षण के द्वारा। विशिष्ट अध्ययनों के समान अनुमान निकाले जाते हैं आगमन रणनीति में। आगमन रणनीति में निष्कर्ष निकाले जाते हैं व्यक्तिक अवलोकनों के द्वारा। अनुभविक शोध, अन्वेषणात्मक शोध, प्रयोगात्मक शोध, सामाजिक शोध, ये सभी किसके हैं? तो सामाजिक शोध के हैं। अनुभविक अनुसंधान के लिए अनिवार्य होता है प्राकल्पना का निर्माण। समंकमाला में सर्वाधिक पुनरावृत्ति होती है बहुलांक की। वर्णनात्मक अनुसंधान अविकल्प में वास्तविक तथ्य को एकत्रित करने के लिए वास्तविक विवेचना की जाती है। निगमनात्मक प्रक्रिया में सामान्य सिद्धांतों से विशेष घटनाओं का विवेचन किया जाता है। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में अध्ययन किया जाता है व्यक्ति, संस्था, समुदाय का। साक्षात्कार द्वारा होता है तो तथ्य का संकलन एवं उसका सत्यापन किया जा सकता है। साक्षात्कार में संभावना रहती है व्यक्तिगत पक्षपात की। व्यक्तिक अध्ययन में विधि में समावेश होता है पिछले और वर्तमान समय के तथ्यों का। प्रकाशित प्रलेख होता है तथ्य संकलन की द्वितीय स्रोत होता है। तथ्य वह है जो वास्तव में घटित हुआ हो। सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा सर्वप्रथम किया गया? तो लिंडमैन के द्वारा किया गया। किसने कारागार में कैदियों का अध्ययन सहभागी अवलोकन द्वारा किया? तो जॉन हावर्ड ने किया। बेरोजगारी, जनसंख्या, गरीबी का अध्ययन किया जा सकता है तो मध्यिका के द्वारा। सरकारी कार्यक्रमों की सफलता का सही मूल्यांकन संभव है प्राथमिक तथ्यों के आधार पर। असंरक्षित साक्षात्कार का प्रयोग किया जा सकता है गुणात्मक अनुसंधान में। परिमाणात्मक शोध में प्रयोग किया जाता है। संरक्षित साक्षात्कार केंद्रित साक्षात्कार में होते हैं, उत्तर देने में अधिक आज़ादी होती है। सहभागी अवलोकन की परिभाषा किसने दिया? तो सहभागी अवलोकन का अर्थ है ऐसी दशा से है जिसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन के लिए जाने वाले समूह की सभी सामान्य गतिविधियों में स्वयं भी भाग लेता है। वो है पीएच मान। क्रियात्मक अनुसंधान प्रकार है व्यवहारिक अनुसंधान का। प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा नहीं समझा जा सकता है गुणात्मक सामाजिक तथ्यों को। विभिन्न प्रलेख प्रमुख स्रोत हैं ऐतिहासिक पद्धति के प्रयोग में। निगमन पद्धति में किस आधार पर वर्तमान की सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयत्न किया जाता है? पूर्व से स्वीकृति सिद्धांत के आधार पर। तथ्यों का सही मापन प्रदान करने वाला परीक्षण कहलाता है वैध परीक्षण। प्रश्नावली विधि है प्राथमिक तथ्य एकत्रित करने का प्रत्यक्ष स्रोत। वर्णन तथा अन्वेषण उद्देश्य होते हैं साक्षात्कार के। और अनियंत्रित अवलोकन के घटनाओं का अवलोकन किया जाता है घटनाओं के स्वाभाविक रूप में। सांख्यिकी को महत्वपूर्ण माना जाता है तुलनात्मक अध्ययन करने में। द्वितीयक तथ्य होता है विभिन्न रिपोर्ट, डायरियों तथा सरकारी अभिलेखों के से प्राप्त तथ्य। सहभागी अवलोकनों में अध्ययनकर्ता द्वारा घटनाओं का अवलोकन किया जाता है तो ये होता है तटस्थ रूप में। आधुनिक सांख्यिकी के जनक कौन कहलाते हैं? कार्ल पियर्सन। तटस्थ सामान्यीकरण होता है वैज्ञानिक अनुसंधान में। स्नोबॉल निर्देशन का प्रयोग किया जाता है जब उत्तरदाता एक कठिन तक पहुंचना कठिन हो। सर्वप्रथम सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति कब चलन में आई? तो 18वीं सदी में आई। प्राकल्पना होती है तो परीक्षण के लिए प्रस्तुत एक मान्यता। अपरिवर्तनीय उपागम किस प्रकार का उपागम है? प्रत्यक्षवाद विरोधी उपागम है। सर्वप्रथम एकल पद्धति प्रयोग किया गया तो वो स्पेंसर के द्वारा प्रयोग किया गया। व्याख्यात्मक बोध को किसने वैज्ञानिक पद्धति के रूप में स्पष्ट किया? तो मैक्स वेबर ने किया। निर्देशन से तात्पर्य है विकास में सहायक प्रक्रम से। अब पॉइंट आती है हमारी ग्रामीण सामाजिक विकास। समाज क्या होता है? तो एक व्यक्तियों का संगठन होता है। सामाजिक अंतःक्रिया आधार होती है सामाजिक संबंधों का। सामाजिक अंतःक्रिया किस स्तर पर होती है? तो व्यक्ति के मध्य,
समूह समूह के मध्य और व्यक्ति समूह के मध्य होता है। नेक्स्ट है भारतीय समुदाय के मध्य किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं? तो प्राथमिक और अनौपचारिक संबंध। भारतीय समाज की आधारभूत इकाई ग्रामीण समुदाय होती है। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है कि विविधता में एकता, वर्ण जाति व्यवस्था और प्राचीनता आदि ये सारी हैं भारतीय समाज की विशेषताएं। नेक्स्ट है भारतीय समाज का श्रम आधारित विभाजन था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भारत में जातियां होती हैं। जन्म दर पर आधारित अंतर विवाह समूह। आश्रम के अनुसार भारतीय समाज के मानव जीवन को 4 भागों में बांटा गया। वही हैं आपके ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। कृषक समाज में प्रमुख आर्थिक क्रिया होती है कृषि एवं पशुपालन। मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था। किसने समाज की तुलना बृहत मनुष्य से की? तो प्लेटो ने किया था। प्लेटो ने समाज को किन वर्गों में बांटा? तो शासक, योद्धा और कारीगर, इन 3 वर्गों में बांटा प्लेटो ने। किसने समाज का अभिन्न अंग माना? तो अरस्तु ने माना। द ग्रुप माइंड पुस्तक किसने लिखी? तो मैकडूगल ने लिखा। समाज व्यक्तियों का योग है, इसका पृथक व्यक्तित्व है और एक सच्ची इकाई है जो अपने अंगों की गतिविधि का ढंग तथा उसका स्वरूप निर्धारित करता है। यह किसका कथन है? मैकडूगल का। अब कह रहा है विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होता है भाषा। ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध किसके साथ होता है? तो कृषि अर्थव्यवस्था के साथ होता है। भारतीय ग्रामीण समाज में धर्म संबंधी कार्यों का संचालन किया जाता है, तो यह है पुरोहित के द्वारा। भारतीय ग्रामीण समाज में कृषि कार्य के लिए किसानों को ऊंची ब्याज दरों पर ऋण कौन देता है? तो ग्रामीण जो महाजन होते हैं ना, वही देते हैं। भारतीय समाज में संपत्ति प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति जो होती है वो महत्वपूर्ण साधन है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू हुआ था? तो 2007-2008 में। खाद्य सुरक्षा मिशन के प्रमुख उद्देश्य धान, गेहूं, दालों के उत्पादन में वृद्धि करना। और राष्ट्रीय बांस मिशन कब शुरू हुआ था? 2006-2007 में। अब कह रहा नेक्स्ट कि भारतीय संविदा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो रूसो, लॉक और हॉब्स हैं इसके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामाजिक विकास का उपयुक्त सूचक जो है वो निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष, सामाजिक समरसता तथा समाज में उचित स्थान आदि। स्तरीकरण एक प्रक्रिया है निरंतर चलने वाली। स्तरीकरण का जन्म होता है वर्गों में, समूहों में और संगठनों के निर्माण में। वर्ग, समूह और संगठनों के निर्माण में स्तरीकरण का जन्म होता है। ग्रामीण स्तरीकरण का प्रमुख आधार है सामाजिक, आर्थिक और व्यवसायिक आधार है इसका। परिवार मूलभूत इकाई है ग्रामीण समाज की जो परिवार है ना वो मूलभूत इकाई है। समाज का सावयवी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। सामयवी विकास सिद्धांत सामाजिक संविदा सिद्धांत का संबंध है व्यक्ति एवं समाज से। जनजातीय समाज के लोग होते हैं वो होते हैं आपके धार्मिक होते हैं, अंधविश्वास में विश्वास करने वाले होते हैं। भारतीय समाज को माना जाता है तो कृषक समाज माना जाता है। भारतीय समाज को कैसा माना जाता है? तो कृषक समाज। किसने कहा कि स्तरीकरण, विभेदीकरण तथा मूल्य निर्धारण के संयोग का परिणाम क्या है? संयोग का परिणाम है। किसने कहा था? तो मेलविन ने कहा था। किसके द्वारा भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का विश्लेषण किया जाता है? तो मेवोवोई के द्वारा किया जाता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो डार्विन है। महिलाओं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक डार्विन हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए एकल नामांकन, सकल नामांकन, अनुपात में वृद्धि आदि प्रतीक है सामाजिक विकास का। समाज में अधिजैविक व्यवस्था है, यह कथन किसका? हर्बर्ट स्पेंसर का है। काश्तकार, पर्यवेक्षी, कृषक, भूस्वामी आदि किसकी इकाई है? तो कृषक समाज की इकाई है और भारतीय समाज हमारा कृषक समाज है। नेक्स्ट है व्यवसायिक संस्कृति विचलन, आधुनिक परिवार की उत्पत्ति आदि किसकी विशेषता है? तो औद्योगिक समाज की विशेषता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि तथा पशुपालन होता है। बोली, हाव भाव, संकेत, भाषा आदि परंपरागत माध्यम है विचार अभिव्यक्ति का। ग्राम भूप्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारंभ हुई 11वीं पंचवर्षीय योजना के काल में। आपकी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारंभ हुई है।
तो आप लोगों को ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें। धन्यवाद।